नमो बुद्धाय साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी कुछ ऐसी तस्वीरों को लेकर के आया हूं और कुछ ऐसी किताबें जो आम बाजारों पर नहीं मिलती हैं। ये किताबें कुछ अलग अलग जगहों पर फोन के जरिए लगातार इंक्वायरी करके ढूंढ ढूंढ के तब जाके मिलती हैं और आप भी देखेंगे और समझेंगे कि वाकई में ये किताबें और ये तस्वीरें आम बाजारों में नहीं हैं। और आम बाजारों में उपलब्ध ना होना कहीं ना कहीं हम और ये आम बाजारों में उपलब्ध क्यों नहीं है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आज मैं दिखाऊंगा कि कुछ ऐसी खास चीजें जो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। और देखा जाए बहुजन समाज जो SC ST OBC समाज है, उसको इन किताबों को, इन तस्वीरों को अपने घरों में रखने की जरूरत है और इन किताबों को पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि ये जो हमारे महापुरुष रहे, इन्होंने किसके लिए आंदोलन किया, क्या उनकी विचारधारा थी, वो किस चीज को लेकर के आगे चले थे और किन परिस्थितियों में उन्होंने कार्य किए, तो उसको भी समझने की आवश्यकता है। साथियों, मैं दिखाना चाहता हूं सबसे पहले मैं आपको ये, साथियों देखेंगे आप, और ये मुझे बहुत ही प्रभावित किया कि मैं एक लेके आऊं जिससे हर समय मेरा एक, जब भी मैं घड़ी देखूं, ये देखिए साथी, जब भी आप देखेंगे ज्योतिबा फूले गुलामगिरी के लेखक, जिन्होंने ऐसे समय में ब्राह्मणवाद की चूलें हिला थी, जिस समय में जो शूद्र अछूत को पढ़ने का हक अधिकार नहीं था, ये सोचे कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में गुलामगिरी लिखकर एक क्रांति की अलग जगाई थी। साथ में उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, इनको शिक्षा की माता, ये राष्ट्र माता है, शिक्षा की माता। पहली जो स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए पहला जो स्कूल खोला था वो सावित्रीबाई फूले ने खोला था। सोचिए साथियों, 1800 के दशक में जब ये लोग कार्य कर रहे थे, जब ये स्कूलें खोल रहे थे, तो उस समय महिलाओं के लिए पढ़ने का अधिकार नहीं था। और फातिमा शेख के साथ में मिलकर इन्होंने 18 स्कूल खोले थे। तो साथियों, हमें ऐसी राष्ट्र माता जो हमारी शिक्षा की माता है, ऐसी माता का हमारे घरों में फोटो होना अनिवार्य है। लेकिन साथियों, आप देखेंगे कितने बहुजन घरों में हमारे सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की तस्वीरें मिलती हैं। अब मैं कह रहा था आपसे साथियों कि ये जो तस्वीरें हैं, ये आम बाजारों में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। अभी हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो मिशन है, ये तस्वीरें, इनकी विचारधारा, ये बुक्स, ये सभी घरों में पहुंचे। उनके बच्चे, जो बहुजन समाज के बच्चे हैं, जो SC ST OBC समाज के बच्चे हैं, वो अपने इतिहास को जानें और उसको क्लेम करें, वो जाने और वो अपने। अब देखिए साथियों के क्यों लेकर गया, इसका महत्व देखिए कि जब भी आप घड़ी देखेंगे तो आपको याद आएगा ज्योतिबा फूले, आपको याद आएगा, इनका एक फेवरेट वाक्य था कि गुलामों को उनकी गुलामी का एहसास करा दो, वो जंजीरें तोड़ने लगेंगे। सोचिए, गुलामगिरी। मेरे पास अभी गुलामगिरी की किताब भी मैं लेके आया हूं साथियों, ये देखो, गुलामगिरी, सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले की, रचनाकार ज्योतिबा राव। ये देखिए कैसे, अगर मानो वो इस गुलाम को एहसास करा दिया इसकी गुलामी का, तो देखो जंजीरें टूट रही है। ये गुलामगिरी इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। और आप देखेंगे कि ये इस वजह से इसका इंपॉर्टेंस रह जाता है कि हमारा जो पाखंडवाद था उसके खिलाफ, और सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा के लिए अपने पूरे जीवन को लगाया। सोचिए, जब ये महिलाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करती थी, तो उस समय क्या होता था, कुछ मनुवादी जो लोग, विचारधारा के लोग, जो स्त्रियों को पढ़ने और महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया करते थे, वो चाहते थे जो महिला हैं वो घर का चौका चूल्हा करें, उससे वो आगे ना बढ़ें। तो उस समय में ऐसे लोग जब ये रास्ते में जाती थी तो गोबर मारा करते थे, कूड़े कचरे का मारा करते थे, तो 2 साड़ियां लेकर निकलती थी, एक साड़ी स्कूल में पहुंचकर बदलकर तब वो बच्चों को पढ़ाती थी। तो ऐसे दशक में सोचिए, इतना इनको प्रताड़ित किया गया, उसके बावजूद भी, और इनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी इनको घर से निकाल दिया, लेकिन इन्होंने अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा और जीवन पर्यंत ये उसी विचारधारा पर कार्य करते रहे। ये पाखंडवाद के खिलाफ अगर बात करें ज्योतिबा फूले की, तो जीवन पर्यंत काम किया। शिक्षा की बात करें तो ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में 18 स्कूल महिलाओं के खोले। साथियों, पुणे में आज भी स्कूल वो अवस्थित हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, कभी हम भी चलेंगे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बाद में
आपके लिए एक और मैं ऐसे बात कर रहा हूं जिसको पूरा अगर विश्व की बात कहें तो विश्व में 30 से 35 देश जिनको फॉलो करते हैं, 30 से 35 जिनकी जिस धर्म पर चलते हैं, जिनको मानते हैं, और जिन्होंने एक ऐसे दशक में, सोचो कि क्रांति नहीं कहेंगे, इन्होंने अपनी विचारधारा से, और ये देखिए आप बौद्ध, जब हमारे प्रधानमंत्री भी भारत से बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं गौतम बुद्ध के देश से आया हूं। ये देखिए इस समय ध्यान मग्न की मुद्रा में, इनके हाथों में आपको शस्त्र नहीं मिलेंगे। ध्यान की मुद्रा में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि बौद्ध को मानने वाले या गौतम बुद्ध को मानने वाले जो विश्व में ना जाने कितने देश हैं जो गौतम बुद्ध को फॉलो करते हैं, जबकि हमारा देश है अभी गौतम बुद्ध को उतनी तरीके से नहीं जान पाया और बौद्ध में हमारा देश नहीं बन पाया। शायद अगर हम अपने ध्यान पर कोशिश करें और ध्यान पर गौतम बुद्ध के जो बताए हुए रास्तों पर चलें तो शायद हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। तो साथियों, ये बहुत अच्छी प्रतिमा लगी मुझे और मैं इसके लिए लाया हूं। इसके बाद में कुछ किताबें जो मैं लेकर के आया हूं, इन किताबों को एक बार देखिए कि अब मैं कुछ दिन इसी में वो रहूंगा। ये किताब है सच्ची रामायण की चाबी। लेखक हैं पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर और ललई सिंह यादव ने हिंदी में इसका अनुवाद किया है। अब ललई सिंह यादव, सोचिए कि इन्होंने और पेरियार ने, इन लोगों ने क्या किया कि ये किताब को भी पढ़ने के लिए, हमें ये किताब तब मिली जब इसमें कोर्ट केस हो गया था, इसको बैन कर दिया गया था, इसकी प्रतियां जला दी गई और उसके बाद में फिर इसको कोर्ट ने माना कि ये किताब पब्लिश हो सकती है। उसके बाद में ये किताब हम लोगों के हाथ में है, सच्ची रामायण, पेरियार। इनको आप जानते होंगे कि ईवी रामास्वामी पेरियार, इन्होंने साउथ में जो ब्राह्मणवाद था उसकी चूल्हें हिलाई थी और इन्होंने एक ऐसी विचारधारा को दे करके गए कि आज भी तमिलनाडु में साउथ की तरफ जाएं तो इनकी जो विचारधारा है वो आज भी उसी तरीके से चलती है। लेकिन अब ये धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ इनकी विचारधारा आ रही है। आप लेखक ललई सिंह जो यादव हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि ये बहुजन लीडर रहे, ये बहुजन वैचारिक रहे। इन लोगों ने ही हमारे देश को जो पाखंडवाद है, जो कुतर्क है, जो कुरीतियां हैं, जो आडंबरवाद है, उसको दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। पेरियार के बारे में आप जानेंगे कि इन्होंने पूरे जीवन भर जो काले वस्त्र हैं वो ही पहने। कहते हैं कि काले वस्त्र अच्छे नहीं होते, इन्होंने पूरे जीवन भर काले वस्त्र ही पहने। साथियों, और भी दिखाता हूं आपको, गुलामगिरी की महात्मा ज्योतिबा फुले की एक और पुस्तक, 2 पुस्तक हैं अलग अलग। शायद ये मुझे भेंट की थी, ये दिल्ली में ओबीसी महासभा की जब बैठक हुई थी तो वहां से मुझे ये पुस्तक भेंट की थी। इसके बाद में एक किताब मास्टर कांसीराम की, चमचा युग, ये पूना एक्ट के बाद की लिखी हुई, मान्यवर कांसीराम द्वारा रचित चमचा युग जो मास्टर कांसीराम ने रखी थी, जो बहुजन राजनीति के बहुत बड़े पुरोधा रहे, जिन्होंने बहुजन राजनीति को एक दिशा दी। आप देखेंगे कि इन्होंने कलम पकड़ा हुआ है और 85 और 15 का जो एक बेहतर एग्जाम्पल था वो देते थे कि ये जो कैप है ये 15% कैसे ये 85% पर राज कर रहा है। ये बार बार पे उस कैप को उठा के फेंक देते थे कि उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, जब तक नीचे की जो 85% है उसका महत्व है, उसको फेंकेंगे तभी कलम नहीं चलेगा। ये कैप है, उतार के फेंक दो। लेकिन इस कैप ने ही पूरे 85% को कैसे गुमराह किया हुआ है, कैसे ये 15% कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, प्रेस मीडिया, जहां पर भी आप जाएंगे ये देखेंगे। तो साथियों, ये 85% को अब एक होना है, तो उसके लिए चमचा युग की शुरुआत जो कांसीराम की ये किताब में लेकर के आया हूं। अगली किताब देखें, बोलगा से गंगा, राहुल शंकरतैन। ये घुमक्कड़ शास्त्र लिखने में अगर भारत में इनसे बड़ा कोई घुमक्कड़ी देखने को नहीं मिलता, और इन्होंने हर तरीके की जो घुमक्कड़ शास्त्र को ही इन्होंने अपना पूरा जीवन बनाया और घुमक्कड़ी ही करते रहे बोलगा से गंगा तक। ये इनकी पुस्तक है, ये अच्छी। इसके बाद में एक बेहतर आप पुस्तक अगर देखेंगे, मनुस्मृति।
मैं मनुस्मृति की बात करता हूं, मनुवादियों की बात करता हूं, और भी लोग बात करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि मनुस्मृति में आखिर है क्या है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि तुमने मनुस्मृति को नहीं पढ़ा है तो तुम्हें क्या पता। इसलिए मैं इस मनुस्मृति को लाया हूं, इसको पढ़ूंगा और एक एक करके आपको बताऊंगा कि बहुजन समाज, जो शूद्र, जो अति शूद्र हैं, उनके बारे में इस पुस्तक में क्या लिखा है, किस तरीके से इसमें ब्राह्मण लीला लिखी हुई है, इसके बारे में, इसकी एक एक पंक्तियों को मैं चाहता हूं कि आपको वो सुनाऊं और वो निकाल के रखूं कि किस तरीके से इस मनुस्मृति में एक ये मनु संहिता, एक कानून बना दिया गया था, इसको जो वर्गों में डिवाइड करने वाला, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, उनके बारे में लिखने वाला ये मनुस्मृति, ये पुस्तक, इसको पढ़ेंगे और तब देखेंगे कि सच्चाई आखिर क्या है। इसके बाद में एक और बेहतर किताब, हर SC ST जो बहुजन समाज का बच्चा है उसके हाथ में मंडल कमीशन की रिपोर्ट, राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, संपादक चंद्रभूषण सिंह यादव हैं इसमें, ये पुस्तक मुझे मिली है। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट हर एक बहुजन समाज के युवा जो पढ़ता लिखता है उसकी डेस्क पर यह किताब होनी चाहिए, और SC ST OBC को यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए, खासकर OBC वर्ग को इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट। क्योंकि मंडल कमीशन की जब 1990 में हमारा मंडल कमीशन, उससे पहले OBC को शिक्षा और रोजगार में या और भी जगह पर कोई आरक्षण नहीं था। 90 के दशक में जब BP सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया तो हमें शिक्षा में और रोजगार में 27% आरक्षण मिला था, और उसी मंडल कमीशन के अगेंस्ट में कमंडल चला था पूरे भारत में। आप देखेंगे तो इसमें अभी 38 अनुशंसाएं ऐसी हैं जो अभी लागू नहीं हुई हैं, उनके लिए हम आने वाले समय में प्रयास करेंगे, मंडल यात्रा निकालेंगे, मंडल की बातें करेंगे, और कैसे OBC वर्ग के जो हक अधिकार हैं, और ऐसी कौन सी जातियों के बारे में भी लिखा है कि ये जातियां OBC में आती हैं और जो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक स्तर से पिछड़ी हुई हैं उनको आरक्षण मिले। तो ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट OBC समाज के या वर्गों के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इसके बाद में मैं बात करूंगा ओशो ध्यान योग, ओशो की किताब। अब देखेंगे कि इनको अलग अलग नामों से भी ओशो को जानते होंगे, लेकिन ये अगर एक फिलोसोफर की बात करूं तो भारत में अगर मैं मानता हूं कि फिलोसॉफी के क्षेत्र में इनका जो दर्शन है वो बहुत बड़ा है। तो मैं एक किताब ओशो की लेकर के आया हूं, भगवान बुद्ध, मानव या ईश्वर और जाति का बीजनाश। ये एक पुस्तक थी जिसको कांसीराम ने पढ़ करके, सिर्फ कांसीराम ने इस पुस्तक को पढ़ा और अपना पूरा मिशन बहुजन समाज के लिए, और वो अपना घर छोड़कर चले गए थे कि जाति का बीजनाश। इस पुस्तक को पढ़ करके ये इतने प्रेरित हो गए थे कि तब से ही ये समाज सुधार के लिए लग गए थे। जाति का बीजनाश डॉक्टर VR अम्बेडकर द्वारा रचित इस पुस्तक को भी लाया हूं। आदि पुस्तक अभी मैं कुछ पढ़ भी चुका हूं। इसके बाद में बात करेंगे शांति पथ, ये पुस्तक है। कांटा बौद्ध धर्म की तरफ बदलो, साहस, संघर्ष और समर्पण की प्रेरणा, सावित्रीबाई फूले के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हम पढ़ चुके हैं। वीरांगना झलकारी बाई का हम जो नाटक है, एक जो झलकारी बाई के बारे में जानेंगे। मनचंगा तो कठौती में गंगा, और मैं मृत्यु से कहता हूं ओशो। तो ये पुस्तक है, और कुछ और पुस्तक हैं आप देखेंगे। एक परिंदों की गूंज, ये उस समय की है जो हमारे जो गुरु रहे BP सिंह भारती और कृष्णा राजपूत, ये 2018 में पब्लिश कराई थी, 17 में पब्लिश कराई थी परिंदों की गूंज। ये अपनी पुस्तक है और ये कविताओं का संग्रह है। इसके बाद में शून्य एक अनंत के सफर, 2 किताबें मेरी भी हैं, और आगे इसी साल कोशिश ये रहेगी कि एक कविताओं की एक अच्छी पुस्तक आपके हाथों में हो। और नारायण गुरु की किताब लेकर के आऊं, अंधविश्वास एवं कर्मकांडों का वैज्ञानिक विश्लेषण। ये कुछ किताबें हैं। इसके बाद में अब आखिरी में मैं दिखाना चाहता हूं वो तस्वीरें जो मेरे लिए एकदम क्या बताएं, एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। ये मान लीजिए कि ये तस्वीरें जो आम बाजारों में नहीं मिलती हैं। देखिए आप किन तस्वीरों को मैं लेकर के आया हूं। ये मेरठ से मैंने तस्वीरें लेके आया हूं, और देखिए
ये देखिए, ये देखिए, साथियों थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो तो कोई नहीं, धैर्य पूर्वक देखिए। धैर्य की हमारे लिए बहुत जरूरत भी है। किसकी तस्वीर? ये देखिए, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, सच्ची रामायण के लेखक, जिन्होंने साउथ को ये मान लीजिए कि पाखंडवाद और कुरीतियों से हटा करके वैज्ञानिक और तर्क पर लगा दिया। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। ये देखिए, आपको देखा होगा कि जय भीम जो मूवी देखी होगी आपने, उसमें ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार की जो तस्वीरें हैं, जो केस लड़ते हैं, तो उनके पीछे भी देखी होगी आपने। इसके बाद में दूसरा तस्वीर, ये देखिए, इससे खूबसूरत तस्वीर क्या हो सकती है? ये देखिए, इसमें ये देखिए, बाबा साहब भारत का संविधान, इधर पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इधर अबुल कलाम आजाद, इनको भेंट करते हुए भारत का संविधान। ये देखिए, ये देखिए, तो ये एक पेंटिंग है जो बनी हुई है और ये तस्वीर मड़ी हुई, इसको मैं आखिरी में दिखाऊंगा, क्योंकि ये इसके बाद में आप देखेंगे माता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की ये तस्वीर आप देखेंगे कि किस तरीके से, इससे अच्छी तस्वीर मुझे देखने को नहीं मिलती है। कि ये देखिए कि शिक्षा के लिए जो पूरा जीवन पर्यंत कार्य करने वाली राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की ये तस्वीर, ये सोचिए कि जैसे कमरे में लगेंगी तो पाखंडवाद, कुतर्क और वो किस तरीके से घर से बाहर भागेगा। इसके बाद में ये तस्वीर आप देखेंगे, ये तस्वीर देखिए, भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है वो हर एक बच्चे को ये कंठस्थ याद होनी चाहिए। एक बार मैं भी पढ़ के सुनाता हूं आपको, और मुझे भी याद हो जाएगी कुछ दिन में, क्योंकि ये तस्वीर जब रहेगी दिन रात इन तस्वीरों को देखा करेंगे। तो अब इसके बाद में मैं भी चाहता हूं कि जो आगे बातें भी आएँ वो तर्क के आधार पर आएँ। हम भी उन किताबों को अच्छे से मैं कुछ समय लूँगा और उनको पढ़ूंगा भी, जिससे मैं कुछ और अच्छे जो विचार हैं, जो बातें हैं, वो फैक्ट के साथ में आप लोगों तक पहुँचें। मैं सुनाता हूँ, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। साथियों, इससे खूबसूरत प्रस्तावना, इसमें हमारे पूरे भारत को किस विचारधारा पे किस तरीके से चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो पूरा का पूरा इस प्रस्तावना में लिखा हुआ है। और हमारा जो जीवन है इसी संविधान को बचाने के लिए और इसी संविधान को ये यथास्थिति में बना रहे, इसी के हिसाब से हमारा जो देश है, जो विश्व में जाना जाता है, तो वो जाना जाता रहे। तो हम लोगों को इस पर ही, इन शब्दों को अपने अंदर आत्मसात करना है, तो उनको ही लेकर के चलना है। मैं आपके साथ आगे भी कुछ इस तरीके की वीडियो और कुछ जो मुझे अच्छा लगेगा जो मैं लेकर के आता रहूँगा और आप तक देता रहूँगा। आप मुझसे जुड़े रहें। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।